जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, वहां स्थिति ये है कि जो बहुसंख्यक हिंदू थे वो अल्पसंख्यक होते चले गए, और जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हुआ देश की वह सीमा हमारी असुरक्षित होती चली गई, चाहे नेपाल बॉर्डर हो, चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे चाइना का बॉर्डर हो। तो इसलिए भागवत जी का जो बयान है यह देश के हित में है, यह राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक है कि अभी हमको जो है राष्ट्रवादी ताकतों को बढ़ावा देकर के देश में जनसंख्या का जो अनुपात बिगड़ा है, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, उसको फिक्स करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में आरएसएस के प्रमुख ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि जनसंख्या घटती जनसंख्या को लेकर जिस तरीके से देश चिंतित है। हमारे साथ जौनपुर के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जो मोहन भागवत का बयान है किस तरीके से देखते हैं, तमाम विषयों पे चर्चा करेंगे। सर, ये जो मोहन भागवत जी का बयान आया है उसको कैसे देख रहे हैं आप और किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जनसंख्या सदैव से ही एक चर्चा का विषय रही है। कुछ देशों में जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है, और कुछ देश ऐसे हैं जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से एकजुट होकर के अपने जाति, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेकिन वहीं दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव से आज संकट में महसूस करता है अपने आप को। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दुनिया के कुल भूभाग का लगभग 17%, 16 दशमलव कुछ परसेंट जमीन यहाँ पर, और नहीं 6% भूभाग है, और लगभग 1/6 जनसंख्या पूरी दुनिया की हमारे देश में निवास करती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश पूरे देश की जनसंख्या का 1/3 के आसपास जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में निवास करती है। फिर यह चर्चा का विषय होना लाजमी है, क्योंकि लोगों के मन में यह विषय है कि जब हमारी सरकार 2 बच्चों की नीति पर काम कर रही है, ऐसी स्थिति में अगर मोहन भागवत जी ने, जो कि एक राष्ट्रवादी विचारक हैं, संगठन के प्रमुख हैं, अगर वो कह रहे हैं कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, तो ये चर्चा का विषय होना लाजमी है। और लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, इसको धर्म से, संप्रदाय से जोड़ा जा रहा है। मेरा कहना यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो वृद्धि दर थी जनसंख्या की, लगभग 1.64 के आसपास थी, और सबसे अधिक वृद्धि दर जो जनसंख्या की रही आज़ादी के बाद सन 1952 से लेकर के 30 वर्षों का 81 तक का जो समय रहा, उस समय जनसंख्या वृद्धि दर 2.94 के आसपास उस समय जनसंख्या वृद्धि की दर थी। क्योंकि हमारे देश में जो संकट था, खाद्यान्न का संकट था, स्वास्थ्य का संकट था, मृत्यु दर अधिक था, इसके वजह से हमारे यहाँ मृत्यु दर अधिक और जन्म दर कम होने की वजह से जनसंख्या के विकास का जो दर था वो कम था। लेकिन जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ, खाद्यान्न के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर बनने लगा, चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ने लगी, देश के में टीकाकरण का एक युग आया, महामारियों पर रोक लगा। इसके वजह से और लोग संतुष्टि के साथ जब रहने लगे, तो 30 वर्ष का जो पहला एक कालखंड था, उसमें तेजी के साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि की दर वही थी। बात करते हैं सर, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से मोहन भागवत ने कहा कि कम से कम एक परिवार के पास 3 बच्चे होना चाहिए? नहीं, अब उनका अपना पर्सनल विचारधारा हो सकता है, लेकिन अगर भौतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से देखें तो उस पर हम भाई उनकी बातों को तो एक सिरे से नकार नहीं सकते हैं। उनकी अपनी रणनीति होगी, अपनी विचारधारा होगी, लेकिन एक दाम्पत्य सूत्र में बंधने वाले एक महिला, एक पुरुष के पास यदि 3 बच्चे होंगे तो कहीं न कहीं जनसंख्या का वृद्धि दर तो बढ़ेगा ही। लेकिन बात इस पे आती है कि एक पति पत्नी के अगर 3 बच्चे हैं तो आपके पास प्राकृतिक संसाधन और भौतिक संसाधन जो है वो आपके पास क्या है। किसी देश की जनसंख्या जो आदर्श जनसंख्या मानी जाती है, वो मानी जाती है कि आपके पास भूभाग, प्राकृतिक संसाधन और सरकार उसको कितना बढ़ावा देना चाहती है, इन सब तथ्यों पर निर्भर करता है कि उस देश की जनसंख्या क्या होगी। यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो आज का जो समय चल रहा है, अभी उदाहरण स्वरूप चीन को आप ले लीजिए,
1970 के बाद जो है चीन ने जनसंख्या को कंट्रोल करने का नीति अपनाया कि एक दाम्पत्य में रहने वाले लोग एक ही बच्चा पैदा करेंगे। तो उनके पास जो है देखिए आज सैनिकों की कमी धीरे धीरे होने लगी, जो किसी राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी गलती मानी जा सकती है। दूसरी चीज़ है कि हर दंपति जो है वो 3 बच्चा ही पैदा करेगा, तो बहुत कुछ स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। ये भी जरूरी नहीं है कि सब 3। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपका इनकम ऑफ सोर्स, आपके पास जो भोग के संसाधन हैं, ये सब चीज़ भी निर्भर करता है कि आपके पास कितने बात करते हैं। और शैक्षिक दृष्टिकोण अगर देखें तो एक तरह से देखा जा सकता है कि उच्च मध्यम या उच्च वर्ग में जो है बहुत कुछ जनसंख्या कंट्रोल करने का नीति अपनाया और बहुत कुछ सफल भी रहा कि एक दंपति जो है वो 1 बच्चे या 2 बच्चे, मैक्सिमम 2 बच्चे, नहीं तो एक ही पे जो है वो शांत हो जा रहे हैं। निम्न वर्ग में आप देखिए कि जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो अशिक्षित हैं, किसी के पास 8-8, 10-10 बच्चे हैं। अभी अम्बेडकर नगर का एक उदाहरण देखिए आप कि एक महिला एक पुरुष 24 बच्चों को जन्म दिए हैं, 24 बच्चे उनके पास हैं। और हमारे गांव के पास में ही एक नट बिरादरी का व्यक्ति है जिसके पास 23 बच्चे हैं। तो अब इस तरह से भाई वो ब्राह्मण हैं, वो मुस्लिम हैं, तो मुस्लिमों में तो समझ में आता है कि चूंकि शिक्षा का स्तर भी एक तरह से कह लीजिए कि उसमें बहुतायत मिलेंगे आपको निम्न स्तर का, और मनोरंजन के साधनों की कमी कह लीजिए या और सब समस्याएं हैं। जी सर, किस तरीके से देख रहे हैं सर मोहन भागवत जी का जो बयान आया है? देखिए, मोहन भागवत जी का जो बयान आया है तो वो उनकी एक विचारधारा है, लेकिन एक नागरिक के नाते, एक भारतीय के नाते, अगर हम आज से 77 वर्ष पहले जाते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो पूरे विश्व की जनसंख्या की 14.9% के आसपास थी। लेकिन आज अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो हमारे देश की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की 17.9% के आसपास है। और 10 की वृद्धि का अगर आकलन करें तो पहले दशक में 1951 में जब जनगणना हुई तो 36 करोड़ जनसंख्या, और चूंकि 52 में परिवार नियोजन का कार्यक्रम सरकार के द्वारा प्लान में आया, लेकिन वो भी कारगर नहीं हो पाया और इस प्रकार जनसंख्या आए दिन बराबर वृद्धि जनसंख्या होती रही। हालांकि बीच में सरकार ने कई प्लान लाए, नसबंदी का भी 80 के लगभग दशक में आया, और हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी भी ने एक प्लान निकाला था संसद में कि एक नई जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति लाएंगे जिसमें सांसद और विधायक के पास 2-2 पुत्र, लेकिन वहां विपक्ष के सांसदों का विरोध होने के कारण वो भी लागू नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से जो मोहन भागवत जी का विचार ये अभी स्टेटमेंट दिए हैं कि 3 पुत्र, तो वो निश्चित रूप से सोचनी है अपने देश के लिए, क्योंकि जनसंख्या अगर वृद्धि हो रही है, आज अगर देखा जाए तो 145 करोड़ भारत की जनसंख्या, जो कि चीन को पीछे छोड़ते हुए आज पहले स्थान पे है। तो निश्चित रूप से 2.4% अगर पूरे हम भौगोलिक दृष्टिकोण पृथ्वी का अगर हम देखते हैं तो 2.4% भौगोलिक भूभाग तो 47 में भी था और आज भी है, और इतनी वृद्धि हो रही तो संसाधन चाहिए, रोजगार चाहिए। तो इस पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी देश विकसित हो सकता है। अगर ऐसी परिकल्पना सरकार करेगी तभी हम विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो सकते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? नाम क्या है? आशीष कुमार पांडे नाम है मेरा। कैसे देख रहे हैं जो आरएसएस जी का बयान है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक महोदय का जो बयान है, मोहन भागवत जी का जो बयान है कि हमें 2 की जगह 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। हमारा जो प्रजनन दर है वर्तमान समय में लगभग 2.1 के आसपास है। तो मोहन भागवत जी का जो बयान था वो आधुनिक जनसंख्या विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में था। आधुनिक जनसंख्या विज्ञान यह कहता है कि किसी भी समूह का प्रजनन दर अगर 2.1 से कम होता है
तब वो समूह समाज से ऑटोमेटिक नष्ट हो जाता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई मतलब ये फैक्ट है। उस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मोहन भागवत जी ने इस तरीके का बयान दिया। 2023 की स्थिति ये थी, भारत में प्रजनन दर 1.9 के आसपास थी, लेकिन वैश्विक स्तर पे देखेंगे 1950 में वैश्विक स्तर पे जो प्रजनन दर था वो 6.6 के आसपास था। वर्तमान समय में 2.4 है। वर्तमान समय में भारत में 1950 में प्रजनन दर लगभग 5 कुछ था और वर्तमान समय में 2 के आसपास है। तो कहीं न कहीं अगर मोहन भागवत जी के बयान पे प्रश्न उठाया जा रहा है तो आप आधुनिक जनसंख्या विज्ञान पे भी प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन हाँ, बात करते हैं आप चीन की, तो चीन ने जनसंख्या नियोजन के लिए सर किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से 2.3 से अधिक बच्चे हों या 2 से अधिक हों, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले ये बताना चाहता हूँ कि माननीय भागवत जी का जो बयान आया है वो 2 रूप में लिया जा रहा है। एक तो चूंकि स्पष्ट रूप से उन्होंने अप्रत्याशित रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को एक जागरूकता लाने के लिए उन्होंने ये संदेश दिया है कि आज के समय में बढ़ती जनसंख्या का जो दर है वो निश्चित रूप से बहुत ही शोचनीय और बहुत ही विस्फोटक है। लेकिन कुछ परिप्रेक्ष्य में उस बयान को अगर दूसरे रूप में देखा जाए कि उनका बयान जो आज के समय में है वो बहुत ही आवश्यक है। और क्योंकि जनसंख्या विस्फोट का जो मामला है, उस जनसंख्या विस्फोट में आज के समय में उसका जो मुख्य कारण है वो है अशिक्षा। अशिक्षित कम्युनिटी के लोग, अशिक्षा से दूर रहने वाले जो लोग हैं वो वास्तव में उस दृश्य को देख ही नहीं पा रहे हैं जो आने वाले समय में होने वाला है। और ये जनसंख्या विस्फोट निश्चित रूप से पूरे देश और पूरे विश्व के लिए बहुत ही घातक है। उनका जो बयान है माननीय भागवत जी का, उनका जो बयान है वो अपने आप में एक दूसरा संदेश है जिस पर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। और आज के समय में, आज के परिदृश्य में ये विशेष कम्युनिटी के लोगों के लिए आवश्यक है। जो उनका इनडायरेक्ट मैसेज है वो भारत के लोगों को जागरूक करने का उन्होंने प्रयास किया है कि आने वाले समय में अगर यही जनसंख्या वृद्धि रही, यही जनसंख्या दर रहा, तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो मूल निवासी हैं, वो खतरे में पड़ जाएंगे। उनके कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है। और दूसरे रूप में उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी मैसेज दिया है कि जो इस टारगेट को लेकर चल रहे हैं, जो इस कम्युनिटी को फॉलो कर रहे हैं, और उसका दूसरे रूप में अगर आप देखेंगे तो उसी का जनसंख्या विस्फोट भारत में हो रहा है और आने वाले समय में उसका परिणाम बहुत ही खराब होगा और बड़ा विस्फोटक होगा। तो किस तरीके से देख रहे हैं 2 पॉइंट से भी कम जो जनसंख्या है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो अभी जिस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो मोहन भागवत जी का जो बयान है उसको कैसे देख रहे हैं? लगातार जो जनसंख्या वृद्धि की बात की जा रही है, माननीय सरसंघचालक द्वारा दिया गया बयान हम लोगों के लिए जो आदेश होता है, और अब लोगों की अपनी बौद्धिक क्षमता है, अपना चिंतन है, अपनी विवेचना कर रहे हैं। हम लोग उस बयान को जो है प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को समझाएंगे। तो देश काल वातावरण परिस्थिति के लिए समीचीन है और हिंदू समुदाय के लिए अति आवश्यक है। किस तरीके से देख रहे हैं जो जिस तरीके से जो आरएसएस के चीफ हैं उन्होंने बयान दिया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई भी बयान बहुत गहन सोच से दिया जाता है और अगर उन्होंने चिंता व्यक्त की है तो इन्होंने काफ़ी गहरा अध्ययन किया और ये विचारणीय होना चाहिए, सोचना चाहिए, देश को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ मुद्दे जरूरी हैं कि जनसंख्या बढ़ने के बाद उसका नियंत्रण कैसे हो, ये भी तो ध्यान हो। या तो सरकार उस पर कुछ सोचे तो है, लेकिन चिंता मोहन भागवत का अपने जगह पे दुरुस्त है, क्योंकि उन्हें भी किसी संस्कृति और समुदाय विशेष का ध्यान रहता है। और जिस दिन सामाजिकता में बराबरी का अगर स्तर कम या ज़्यादा हुआ, किस तरीके से देख रहे हैं जो आप जिस तरीके से बातचीत हो रही है? लास्ट क्या कहना चाहेंगे? लास्ट कहना चाहेंगे कि जो सरकार द्वारा सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं वो निम्न स्तर तक बेहतर तरीके से उसकी पहुंच हो और जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जो महोदय ने जो विचार व्यक्त किए हैं तो उस विचार पर लगभग लोग सहमत भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सहमति इस दृष्टिकोण
पे निर्भर करती है कि जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या ये भेड़ बकरियां बढ़ाने के चक्कर में है कि सुयोग्य जनसंख्या चाहते हैं। एक आइडियल जो जनसंख्या होती है, आप के पास जितना मानव संसाधन है उसको आप तकनीकी तरीके से कितना बेहतर तरीके से नियोजित करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, ये मायने रखता है। ठीक है, किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? देखिए, जैसा अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि भेड़ बकरी, तो ये कहा जा सकता है कि प्रतिकूलतम जनसंख्या की प्रतिकूलतम स्थिति जो है वह नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे देश में जनसंख्या तो बहुत है, लेकिन जनसंख्या की वह स्थिति प्रतिकूलतम है जो कि हमारे उपलब्ध संसाधनों पर दबाव डाल रही है। और जनसंख्या की अनुकूलतम स्थिति ये होती है कि जो देश में उपलब्ध संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव न डाले। अब यह कैसे होगा? सबसे पहले शिक्षा की बात हो तो हम जन्म लेने वाला हर बच्चा वो राष्ट्र की संपत्ति है, उसके लिए तमाम आयोग बनाए गए, बाल अधिकार आयोग बनाए गए, शिक्षा के लिए आरटी एक्ट लागू किया गया। लेकिन इन शब्द के बाद भी गुणवत्तापरक शिक्षा बच्चों को उपलब्ध हो, उनके स्वास्थ्य की चिंता हो, इसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार किया जाए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, उनको तकनीकी रूप से दक्ष और कुशल बनाया जाए, जिससे कि वे देश के मानव संसाधन के रूप में अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त कर सके और हमारे देश के विकास में सहायक हो सके। चीन की भी जनसंख्या बहुत थी, लेकिन उसने अपनी जनसंख्या को अपनी ताकत बनाया और विश्व के सबसे अधिक युवा, भारत युवाओं का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर युवाओं की संख्या 60% से ऊपर है। तो युवा भारत अगर दक्ष हो जाए, कुशल हो जाए और अपने संसाधनों का ठीक से उपयोग करके देश अगर मानव को संसाधन के रूप में विकसित करे, उनका विकास करे, तो यह जनसंख्या हमारे लिए चिंता का विषय नहीं बल्कि गर्व का विषय होगा और हम देश में विकास करते हुए भारत को पुनः विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बना सकते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, मोहन भागवत जी का जो बयान है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना मतलब आधुनिक जनसंख्या विज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठाने के बराबर है। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि कहीं न कहीं संसाधन की कमी के कारण स्थितियां गंभीर हुई हैं। जैसे अभी हमारे एक साथी ने कहा है कि भेड़ बकरी पैदा करना, तो भेड़ बकरी जो पैदा कर रहे हैं उन पर अंकुश हो और एक स्वस्थ समाज, शिक्षित समाज के लिए जनसंख्या वृद्धि आवश्यक भी है। हाँ, लेकिन जहाँ तक जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि होगी, हमारे पास संसाधन नहीं होगा। जिस प्रकार से चीन ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जनसंख्या के संबंध में, आज उसने कहीं न कहीं जनसंख्या पर नियंत्रण रखा है, बोला है कि हम दो हमारे एक का नारा है, अभी चल भी रहा है। तो उसने आगे कुछ न कुछ सोचा होगा, क्योंकि चाइना एक विकसित राष्ट्र है। तो मोहन भागवत जी का जो बयान है उसको नकारात्मक दिशा में ले जाने से बेहतर है कि उस पर चिंतन हो, मनन हो और सकारात्मक चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो आपने देखा कि जिस तरीके से जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत के बयान को लेकर, जिस तरीके से जो जौनपुर के लोग हैं लगातार उन्होंने जिस तरीके से अपनी चर्चा की और कहा कि जिस तरीके से अगर देखा जाए जो मोहन भागवत जी का बयान है 3 से अधिक बच्चे हों, तो कहीं न कहीं जौनपुर वासियों ने जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत की इन बातों का स्वागत किया है और उन पर चिंतन और मंथन करने की भी बात कही है। जौनपुर से राहुल यादव, प्राइम न्यूज।